आप में से कितने लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं? बताइए, कितने लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं? ठीक है, काफी लोग हैं। ये भी चस्का है ना एक बहुत बुरा, तो काफी लोगों को लगा हुआ होगा, पक्की बात है। और जिसको लग जाए, मेरे को पता है, भले ही उनको बता दो कि आपके चार्ट में प्रॉमिस नहीं है, फिर भी उनका क्वेश्चन ये आता है, सर कुछ तो बताओ, किसी तरह शेयर ट्रेडिंग में पैसा बना लें। फिफ्थ हाउस है ना, फिफ्थ हाउस चस्का ही लगाता है, छूटता नहीं है। इसीलिए प्यार मोहब्बत भी फिफ्थ हाउस की है, छूटती नहीं है। तो फिफ्थ हाउस जो है वो बेसिकली आपको शेयर ट्रेडिंग कराता है या स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज में डालता है। तो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज में आप आ गए, आ गए। अब प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल ये कहता है कि यदि आपसे किसी ने प्रश्न किया है कि क्या मैं स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज के अंदर धन बना सकता हूं या बना सकती हूं, तो आपके पास एक सीधा साधा फंडामेंटल क्या है? आपके पास सीधा साधा फंडामेंटल ये है कि आप उस व्यक्ति के फिफ्थ कस्पल सबलॉर्ड यानी कि पंचम भाव के उप नक्षत्र स्वामी को देखेंगे। अब वो स्वामी आपको 2611 जैसे नंबर दे रहा है। क्या दे रहा है? 2611 जैसे नंबर दे रहा है। अब आपने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल ऐसे जैसे आप कोई आकाशवाणी कर रहे हो, आप डायरेक्टली उसको बोलोगे जाग कर ले, जी ले अपनी जिंदगी शेयर ट्रेडिंग में, तो जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति भी खुश, आप भी खुश, और जाहिर सी बात है उसको लाभ होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन फिर आकर स्वरूप को कौन बदल जाएगा? फिर आकर स्वरूप को राशि बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि ये दोनों प्लैनेट मूवेबल साइन में हुए, तो ये आपको क्या फोकस करने के लिए बोल रहे हैं? ये आपको मूवमेंट को फोकस करने के लिए बोल रहे हैं कि भाई ये शेयर बाजार जो है ना, इसकी मूवमेंट पर फोकस करो, क्योंकि यहां पर चीजें मूव कर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कॉम्बिनेशन यदि बनता है तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, जो डेली बेसिस पर अभी खरीदा अभी बेचा, अभी खरीदा अभी बेचा, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा। और यदि ये दोनों प्लैनेट्स स्थिर साइन में हो गए, ये आपको क्या इंडिकेशन दे रहे हैं? ये आपको इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं, ये आपको सिंपल एक लाइन बोल रहे हैं, बोल नहीं रहे, वो लाइन कानों में नहीं सुनाई देगी, लेकिन आप शायद समझ पाओगे। वो कह रहे हैं वेट एंड वॉच। वो कह रहे हैं कि एक स्थिरता को बरतिए, क्योंकि ये स्थिरता जो है, ये स्थिरता ही आपको धन लाभ कराए। धन लाभ तो होना है क्योंकि 2611 आ गया, लेकिन यदि मूवेबल साइन है तो मूवेबल साइन क्या कह रहे हैं कि धन लाभ कैसे होगा? मूवमेंट के साथ में धन लाभ होगा। और यदि स्थिर साइन में है तो ये क्या बता रहे हैं कि वेट एंड वॉच पॉलिसी के साथ में धन लाभ। इसलिए जब आप कोई भी चार्ट देखते हैं ना, और उस चार्ट में जब आप नंबर्स को देखते हैं, तो उन नंबर्स को देखकर आपको ये क्यों डिफरेंशिएशन होता है कि एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई मेरे को तो लाभ हुआ है, मेरे को लाखों में लाभ हुआ है, वो भी बात लाभ की ही कर रहा है, हानि की नहीं कर रहा। और दूसरा क्या कह रहा है कि भाई लाभ तो मेरे को भी हुआ है, लेकिन मेरे को सीआर में लाभ हुआ है। अब ये डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि लाभ का प्रॉमिस तो दोनों लेकर आए थे, दोनों ने 2611 लिया। क्यों? क्योंकि यहां खेल आता है अलाइनमेंट का। इसलिए हम लोग कहते हैं कि डेस्टिनी नहीं है, अलाइनमेंट है वो। क्योंकि डेस्टिनी को ना आप बदल पाओगे ना मैं बदल पाऊंगा, वो तो परमात्मा ने ठप्पा लगा दिया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम अलाइनमेंट कर सकते हैं। यहां पर ये राशियां अलाइनमेंट करती, ये साइंस आपको अलाइन करके देते हैं चीज। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हम किसी भी कस्पल सबलॉर्ड को जब स्टडी करते हैं तो वहां पर साइन की अपनी बहुत अहमियत होती है। तो ये तो हमने बड़ी छोटी सी एक बात करी कि भाई साइन यहां पर क्या कर रहा है। आज हम एक और चीज पर थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि
यहां पर हम प्लैनेट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, प्लैनेटरी नंबर्स को इंपॉर्टेंस देते। कई लोगों ने कहा कि भाई केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वो तो नंबर्स पर चल रही है। भाई किसी ने कहा भाई 4, 11, 12 नंबर जैसे हैं, तो 4, 11, 12 वाले नंबर्स में व्यक्ति जो है वो घर खरीद लेगा, बिकॉज ये घर खरीदने के नंबर हैं। बिकॉज 4th हाउस घर है, 11th हाउस आपकी जो है वो गेन्स है, 12th हाउस आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो यहां पर प्लैनेट क्या कर रहा है? प्लैनेट यहां बहुत कुछ कर रहा है, प्लैनेटरी सिग्निफिकेशंस यहां बहुत कुछ कर रहा है। और वो कैसे अपना खेल खेलते हैं उसका भी एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको, ताकि आप लोग अपनी अपनी कुंडलियों में इसको लगाएं। और जब ये सारे प्रिंसिपल्स आप लगाएंगे तब आपको केपी एस्ट्रोलॉजी के बेसिक फंडामेंटल्स की जानकारी होने लगेगी, उसका एक आइडिया होने लगेगा कि बेसिक फंडामेंटल्स अपना रोल जो है वो कहां प्ले करते हैं। हमने एडवांस चीज पढ़ ली कि 2, 6, 11 से ये हो रहा है, लेकिन बेसिक ने आके अपना सारा जो स्वरूप है वो बदल दिया। अब किस प्रकार चीजें बदलती हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सब लोग इस टाइम पर किसी ना किसी महादशा से गुजर रहे हैं कि नहीं? अब जितने भी लोग महादशा से गुजर रहे हैं उन सब लोगों ने केपी एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि आपका जो प्लेनेट सबलॉर्ड लेवल पर 2, 6, 10, 11 जैसे नंबर दे रहा हो, उस दशा में, उस प्लेनेट की दशा में या अंतर दशा में आप करियर या प्रोफेशनल राइज आपको मिलता है कि नहीं? सब लोगों को पता है मिलता है, ठीक है। तो एक बात और भी है कि जितने भी लोगों ने ये पढ़ा है उन्होंने एक बात को और भी समझा है कि केपी एस्ट्रोलॉजी में जब हम तीनों लेवल पर बात करते हैं, प्लैनेट लेवल, नक्षत्र लेवल एंड सबलॉर्ड लेवल, यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन से लेवल की होती है? सबलॉर्ड की होती है कि नहीं? सबलॉर्ड जो है वो फाइनल जजमेंट किसका रहता है? आप सब लोग जानते हैं फाइनल कंफर्मेशन किसका रहता है, यानी कि टेस्ट कौन बताता है रिजल्ट का? सबलॉर्ड बताता है, राइट? नक्षत्र ने इन्वॉल्वमेंट करनी होती है, सबलॉर्ड ने डिलीवरी कर देनी होती है। अब यहां पर आपके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, वो बेसिक फंडामेंटल्स आपके गेम को कैसे चेंज करेंगे, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन ए, पर्सन बी। इन दोनों लोगों की सूर्य की महादशा चल रही है। किसकी महादशा चल रही है? सूर्य की महादशा। इन दोनों लोगों के सूर्य की महादशा में सूर्य का सब लॉर्ड कौन से नंबर दे रहा है? 2, 6, 10, 11 जैसे नंबर दे रहा है। किस जैसे? 2, 6, 10 एंड 11। एक व्यक्ति जो है वो बहुत कंफर्टेबली राइज कर रहा है अपने प्रोफेशन में, बहुत कंफर्टेबली कर रहा है, उसको ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ रही। और एक व्यक्ति जो है उसको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं, उसको वो फील गुड फैक्टर नहीं मिल पा रहा है, उसको लग रहा है कि चीजें आसान नहीं है, कमा भले ही रहा हूं लेकिन मेरी लाइफ में इतना इजी नहीं हो रहा है सब कुछ। क्यों? क्योंकि जो पर्सन ए ये कह रहा है कि मेरे लिए बहुत इजी चल रहा है सब, वो क्यों चल रहा है? क्योंकि सन का जो सबलॉर्ड है वो जुपिटर है, एक बेनिफिक प्लैनेट। और पर्सन बी जो है उसका सबलॉर्ड कौन है? मार्स है या सैटर्न है, एक मैलेफिक प्लैनेट। मैलेफिक और बेनिफिक प्लैनेट भी अपना पूरा रोल केपी एस्ट्रोलॉजी में प्ले करते हैं, 100% प्ले करते हैं। मतलब दोनों लोगों को नंबर्स एक जैसे मिले, लेकिन प्रॉब्लम बी वाले को ज्यादा है। अब यहां पर क्या होता है
कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, बीमारी से दोनों पीड़ित हैं। तो दो व्यक्ति जब बीमारियों से पीड़ित होंगे तो एक व्यक्ति जो है उसको उस बीमारी का पेन जो है, उसकी पीड़ा जो है ना, वो बहुत ज्यादा फील होगी। और एक व्यक्ति जो है वो भले ही कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहा हो, कितनी बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहा हो, और आप लोगों को तो पता भी होगा मेरे वीडियो देखकर कि कैंसर देता कौन है, जुपिटर देता है। अब मैं आगे नहीं बोलूंगा, नहीं तो वहम बढ़ जाता है, अरे यार मेरे भी जुपिटर आ गया, ये हो गया वो हो गया, फिर दुनिया भर की चीजें व्यक्ति अपने आप सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उस पर बात नहीं करेंगे। बट क्या है कि दो व्यक्ति हैं और दोनों को बीमारियां हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो है उस बीमारी को हंसते हंसते देख रहा है, उसको कोई इतना इश्यू नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसका वो जो प्लैनेट उसको बीमार कर रहा है, उसका सबलॉर्ड कौन है? उसका सबलॉर्ड जुपिटर है, उसका सबलॉर्ड मून है, उसका सबलॉर्ड वीनस है, उसका सबलॉर्ड मरकरी है। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यक्ति है, जो बेचारा पीड़ा से कराह रहा है, उसके पास नंबर्स इतने हार्मफुल नहीं है, लेकिन नंबर्स हार्मफुल ना होते हुए भी उस व्यक्ति का बुरा हाल है। क्यों? क्योंकि जो प्लैनेट उसको बीमार कर रहा है उसका सबलॉर्ड कौन है? उसका सबलॉर्ड है कौन? सैटर्न। उसका सबलॉर्ड है मार्स, उसका सबलॉर्ड है राहु। और एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूं, हमेशा, आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी आप किसी की कुंडली देखते हैं, जब भी किसी की कुंडली उठाते हैं, तो उसके अंदर आप प्लैनेट की सिग्निफिकेशंस को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी किसी भी कस्पल सब लॉर्ड का संबंध, यानी कि किसी भी भाव का कस्पल सब लॉर्ड यदि राहु बन जाएगा, तो इमीडिएटली आपको समझ में आएगा कि भाई कोई ना कोई गड़बड़ तो है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। अब आप पूछेंगे कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जिस अलाइनमेंट की हम बात करते हैं वो अलाइनमेंट यहां हमारा साथ दे? बिल्कुल हो सकता है। मैं उसका एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल आपसे शेयर करता हूं और इंडिकेशन के रूप में आपको देता हूं, और बाद में मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद अपना थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वहां लगाएं, थोड़ा सा अपनी युक्ति वहां लगाएं और समझें कि चीजें कैसे काम करती। अभी मैंने YouTube पर एक वीडियो डाला था, और जाहिर सी बात है मैं समझता हूं आप सब लोगों ने देखा होगा, वो रिलेशनशिप को लेकर था, जिसमें मैंने राहु और केतु के प्रभाव को रिलेशनशिप में किस तरीके से स्टडी करते हैं उसके बारे में कहा था। लेकिन यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? यहां तो हम केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो हमें ये लगता है सुनने में कि वो तो उससे बिल्कुल अलग होगी जो वहां पर सर ने वीडियो बोली है, जबकि सच ये है कि ये भी वही है और वो भी वही है। क्यों? क्योंकि यहां मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड, सातवें घर का उप नक्षत्र स्वामी किसी व्यक्ति का केतु है। क्या है? केतु है। क्या केतु अलगाव को दर्शाता है? यस या नो? इतना बताइए। दर्शाता है। क्या केतु अध्यात्म को दर्शाता है? दर्शाता है। अब आप में से जितने लोग सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड केतु लेकर बैठे हुए हैं और उनकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं आपका पार्टनर जो है वो आध्यात्मिक होगा। चेक कर लीजिए, अभी के अभी चेक कर लीजिए। ये केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर फंडामेंटल बोल रहा हूं। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड राहु होगा, केतु नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि राहु क्या करेगा जी? मैं कहूंगा खराब करेगा। आप पूछेंगे क्या सबका खराब करेगा? मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल भी सबका खराब नहीं करेगा, कुछ का खराब करेगा। इससे बचें कैसे? इससे दो तरीके से बचिए। एक तरीका यह है, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है और राहु है, एक तरीका यह है, वीजा बनवाओ, बाहर चले जाओ, बाहर जाके शादी कर लो, बच जाओगे। पहला तरीका है, ठीक है, थोड़ा पेचीदा है। दूसरा, राहु किसको रिप्रेजेंट करता है? राहु अनऑर्थोडॉक्सी को रिप्रेजेंट करता है।
अनऑर्थोडॉक्सी। अनऑर्थोडॉक्सी का मतलब होता है कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स चीज। अब आप कहेंगे कि अनऑर्थोडॉक्सी को हम क्या ले सकते हैं? हिंदू है, मुस्लिम से मैरिज कर लिया, मुस्लिम है, क्रिश्चियन से मैरिज कर लिया, क्रिश्चियन है, किसी और से मैरिज कर लिया, क्या आ गया? अनऑर्थोडॉक्सी आ गई। आगे के नहीं? सेकंड, राहु जो है, आई एम मैरिड टू ए क्रिश्चियन गाय, लो आपके सामने कंफर्मेशन भी अभी कह दिया। क्या बात है, इसको कहते हैं हाथों हाथ जो है वो कंफर्मेशन कर देना चीजों। क्लियर हो गया? ठीक है, गुड। तो क्या है कि आप लोग एक चीज को समझिए। अब बहुत से लोग इस बात में पड़ जाते हैं कि सब कुछ डेस्टाइंड है जी, जोड़ियां तो ऊपर बनती हैं, हम क्या उखाड़ लेंगे राहु को देखकर, हमारा तो पार्टनर ऑलरेडी तय होगा। तो यहां पर मैं जो सोचता हूं वो मैं आपसे शेयर करता हूं। और मेरा सोचना यह है कि यदि ये सोच मेरे अंदर आई है या आपके अंदर आई है कि क्या मैं कुछ अलाइनमेंट कर लूं, ये सोच किसने डाली है? ये आपने डाली है क्या? ये भी ईश्वर ने ही डाली होगी? डाली होगी ना। और जब डाली है तो इसीलिए डाली है क्योंकि वो भी चाहता है कि आप अलाइनमेंट कर लो। नहीं तो वो भी आप जिस प्रकार जीवन जी रहे हो या जो सोचकर जी रहे हो वो तो जीने देगा, उसको क्या पड़ी है भाई, ठीक है ना सब कुछ। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि ना आप केतु से डरो कि 7 CSL है, ना आप राहु से डरो कि 7 CSL है। और यदि आपका मंगल भी आ गया और आपको डर लग गया कि जिंदगी भर कलेश होंगे क्योंकि कलेश का प्लैनेट वहां आकर बैठ गया, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी टेक्निकल बैकग्राउंड का पार्टनर पकड़ के ले आओ, मंगल भी शांत हो जाए। ये करती है, ये केपी एस्ट्रोलॉजी में बेसिक फंडामेंटल्स ये काम करते हैं।